So, hello dear students, welcome to my channel History by Simran. ये वीडियो है महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। Actually, before we actually start with the unit, here is something you should know about your teacher. Hi, my name is Simran Matlani and I have recently completed Masters in History. I love to read history and I love to teach history. And with this channel, I aim to make sure that history is less boring and a little more fun and interesting for you. Let's begin. Our first chapter is Historiography Development in the West. What can we expect from this chapter is this. Tradition of historiography, modern historiography, development of scientific perspective in Europe and historiography, and notable scholars. This is what we can expect from this chapter. बेसिकली इस चैप्टर में हम हिस्टोरियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है हिस्ट्री राइटिंग, और यहाँ पे हिस्ट्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसे आप हिस्ट्री के नोट्स बनाते हो या एग्जाम देते हो तो वो हिस्ट्री राइटिंग नहीं होता है। यहाँ पे हिस्ट्री राइटिंग का कुछ और मतलब है। देखते हैं क्या। हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग एंड स्टडीज आर कैरीड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? Understanding the chronology. I'm sorry, I'm new with this. Of the past events and their interconnections. Chronology मतलब किस क्रम में, मतलब जैसे एक के बाद ही दो आता है और दो के बाद ही तीन आता है तो उसको हम एक क्रोनोलॉजी कहते हैं। इवेंट्स की भी ऐसी ही क्रोनोलॉजी होती है, जिससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 थी, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 थी और उसके बाद कोल्ड वॉर थी। वो थी क्रोनोलॉजी इवेंट्स की या पास्ट की, और उनका इंटरकनेक्शन। अब हर इवेंट के बीच में एक इंटरकनेक्शन भी होता है। वो इंटरकनेक्शन क्या है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पे कह सकते हो कई तरीके से जो ट्रीटी साइन की गई वो बहुत ही इंजस्ट थी जर्मनी के लिए। तो जर्मनी काफी ह्यूमिलेटेड फील करने लगा, उसको लगा कि हमें रिवेंज चाहिए। उस चक्कर में जो हुआ वो था वर्ल्ड वॉर 2। यानी द कॉज of World War II was in the outcome of World War I। और जो World War II के बाद था वो बनी वजह आगे चल के कोल्ड वॉर की। इसको कहते हैं इंटरकनेक्शन एक इवेंट का दूसरे इवेंट से। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग स्टडीज ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे करते हैं, क्या सोर्सेस होते हैं, क्या मेथड्स होता है, ये सब आपको आगे धीरे धीरे चल के इस चैप्टर में समझ में आएगा। In the physical and natural sciences, the empirical method, laboratory method or of experiments and observation is used to verify available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. इस पैसेज को समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसी से हमें समझ में आएगा हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरियोग्राफी के मेथड्स क्या होते हैं। अब इस पैसेज का क्या कहना है कि जैसे सब्जेक्ट्स जैसे कि नेचुरल साइंसेस में ज़ूलॉजी, आई थिंक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में कुछ चीजों में हम लेबोरेटरी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड मतलब जब आप किसी लैब में जाके दो केमिकल्स को लेते हो एक्स और केमिकल वाई, उसको एक सर्टेन अमाउंट में लेते हो, जैसे ये केमिकल लिया 5 ड्रॉप्स और ये केमिकल लिया 10 ड्रॉप्स। इनको मिक्स करने पर एक रिएक्शन मिलता है। अब ये जो आपने किया वो था एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, और जो ऑब्जर्वेशन था वो था आपका ये रिएक्शन जो आप ऑब्जर्व करते हो
दो चीजों को, दो केमिकल्स को मिलाने के बाद क्या होता है, क्या आउटकम निकलता है, क्या रिएक्शन निकलता है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं और वो हम नोट करते हैं एक लेबोरेटरी मेथड में। इसको कहते हैं एम्पिरिकल मेथड या लेबोरेटरी मेथड, जिसमें आप एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो, उसका एक ऑब्जर्वेशन निकालते हो और उससे हम इंफॉर्मेशन को, जो ऑलरेडी हमें नॉलेज है, उसको वेरीफाई करते हैं। कैसे? आपने सुना होगा कि दो चीजों को, अगर ये दो केमिकल को मिला दिए तो ऐसा ऐसा रिएक्शन आता है। अब ये क्या है? ये अवेलेबल नॉलेज है। अगर इस अवेलेबल नॉलेज को हमें वेरीफाई करना है, हमें श्योर होना है कि ये ऑथेंटिक है, ये सच में होता है, तो हम क्या करते हैं? हम लैब में जाते हैं और वो एक्सपेरिमेंट खुद करके देखते हैं। इससे हम अवेलेबल नॉलेज को वेरीफाई करते हैं। इस मेथड से लॉस को क्रिएट करते हैं जो ट्रू रहते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। जो, देखिए, जो एक्सपेरिमेंट आज से 10 साल पहले हुआ, वो 5 साल पहले भी हुआ था और वो आज भी हो रहा है। अगर आज भी आप वही दो केमिकल्स को उठा के मिक्स करके रिएक्शन चेक करोगे तो आउटकम वही आएगा जो आज से 10 साल पहले आता था। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबोरेटरी मेथड, कि आप चाहे आज करो, चाहे 10 साल बाद करो, वही एक्सपेरिमेंट आप 100 साल बाद करो, आपको एक्सपेरिमेंट का आउटकम सेम मिलेगा। अब ये बात हमें हिस्ट्री में क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे समझते हैं। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments on observation. अब लेबोरेटरी मेथड में वो लोग क्या कर रहे थे? अवेलेबल नॉलेज को वेरीफाई कर रहे थे। ये काम हम हिस्ट्री में नहीं कर सकते। हमें कुछ मालूम है कि इतिहास में ऐसा हुआ था, तो वो हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? दिस इज, अच्छा, ये होता क्यों है? क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं थे अपने पास्ट में या उस हिस्टोरिकल टाइम में। अगर मैं क्लेम करूं आज से 100 साल पहले ऐसा हुआ था, तो क्या आप उस टाइम में प्रेजेंट थे ये देखने के लिए कि क्या ऐसा हुआ था? नहीं। क्या आप उस टाइम में जा सकते हो? नहीं। क्या आप उस टाइम से आए हो? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। And space and the historical events cannot be thus recreated. एक ही चीज उसी तरह से हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। अब 100 साल पहले मैंने जो क्लेम किया, जो हुआ था, वो हो सकता है उस वक्त जो इंसान हो वो अब 100 साल बाद ना हो, तो वो शायद उतना अच्छे से शायद हम रिक्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि हम बिल्कुल वैसे हालात नहीं बना सकते। आज से 100 साल पहले जो इकोनॉमी थी, आज से 100 साल पहले लोग जिस तरह रहते थे, हम उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते, हम उसे डिट्टो नहीं समझ सकते जैसा हुआ था। Also, in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of time and space. अब साइंस में कैसा होता है कि एक लॉ क्रिएट हो जाता है, जिसे लॉ है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो आप किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करो तो लगता है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सच है। कि तो हम हिस्ट्री में लॉस नहीं क्रिएट कर सकते कि भाई अगर वर्ल्ड वॉर 1, ये लॉ नहीं है, देखो कहीं पे भी अगर वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, और अगर 2 हुई है तो 3 होगी, और 3 हुई तो 4 भी होगी। ये कोई लॉ हम डिटरमाइन करके नहीं बना सकते। ये नहीं कह सकते कि ये चीज हुई तो वो होगी, ऐसा रिएक्शन आएगा। ये साइंटिफिकली पॉसिबल है साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, नेचुरल साइंसेस जैसे सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री में, पर बिल्कुल इम्पॉसिबल है लॉस क्रिएट करना हिस्ट्री में। हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उसमें से सीख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, पर उसमें किसी भी तरह का लॉ फॉर्मुलेशन का काम नहीं होता है, किसी भी तरीके का। ऐसा नहीं है कि आज जो हुआ वो 10 साल बाद फिर रिपीट होगा ही होगा। ये कोई लॉ नहीं बना के रख सकते हम। To begin, we need an expert who knows language and script of historical document. अब अचानक से historical document की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि अगर हमको हिस्ट्री लैब में नहीं पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है? हमें हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक पुराने जमाने के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के करनी है। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हो सकता है, न्यूज़पेपर, डायरी, किसी पर्सन की, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री के लिए कई बार डायरी ऑफ एन फ्रैंक का रेफरेंस आता है।
न्यूज़पेपर्स का रेफरेंस आता है जब हम इंडिपेंडेंस पीरियड की या उसके बाद लास्ट 50 साल 100 साल में जो हुआ उन इवेंट्स को समझना हो, लास्ट 100 साल में पॉलिटिक्स में क्या डेवलपमेंट हुई इंडिया में ये समझना हो, तो हम अक्सर न्यूज़पेपर्स को रेफर करते हैं। तो ये सब चीजें हैं हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, किसी भी तरीके का कागज जो लिखा गया था, एक रिटन डॉक्यूमेंट। तो हमें एक इंसान की जरूरत पड़ेगी, एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जिनको उस लैंग्वेज को और उस स्क्रिप्ट को समझ सके और समझ के उसका मतलब हमें बता सके। अब ऐसा क्यों है? अगर हमें आज से मान लो 20 साल 30 साल पुरानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानना है कि उसने क्या किया क्या हुआ, तो हम न्यूज़पेपर पढ़ के उठा के खुद ही पढ़ सकते हैं, हमें समझ आएगी। पर अगर हम बहुत पीछे जा रहे हैं समय में, आज से 1000 साल पहले जब गुप्ता या यूं कह लीजिए मौर्य हुआ करते थे, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि मॉडर्न पीरियड में अशोका ने जो इंस्क्रिप्शंस लिखी थी उनकी स्क्रिप्ट जो थी वो ब्रह्मी थी, जो कि आज की हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट से काफी अलग है। और उसकी लैंग्वेज भी प्राकृत संस्कृत जैसी थी, जो कि आजकल हम रोजमर्रा में डेली लाइफ में नहीं बोलते। तो हमें ऑफ कोर्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी जिसको वो लैंग्वेज और वो स्क्रिप्ट आती हो। जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए हमें कोई चाहिए जिसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट आती हो और संस्कृत या पाली या प्राकृत लैंग्वेज आती हो, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है और क्या हुआ था। Also, the expert can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author's style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps of authority, etc., etc., etc. बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ती है एक डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। अब ये एक एक्सपर्ट को क्या जरूरत है हमें कि वो डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करे। ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा मार्केट में डुप्लीकेट एंटीक्स मिलते हैं, तो वैसा ही होता है डॉक्यूमेंट्स के साथ भी। कई बार हमें देखना पड़ता है कि जो डॉक्यूमेंट हमें मिला है जिसे हम समझ रहे हैं कि अरे ये तो मौर्यन काल का डॉक्यूमेंट है, पर हमें ये नहीं पता कि वो सच में है या नहीं, ये तो हमें जानना पड़ेगा ये मानने से पहले कि जो उसमें लिखा है वैसा ही हुआ था। इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो किन चीजों से किन क्राइटेरिया से ये डिटरमाइन करता है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। लेटरिंग स्टाइल, लेटर्स के स्टाइल से। अब देखो जो लेटर्स हमने इसमें इस टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं ये हम आज यूज करते हैं। हो सकता है आज से 200 साल पहले जो लेटर्स लिखने का तरीका था, इंग्लिश लेटर्स मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इंग्लिश के यही लेटर्स लिखने का तरीका आप देखोगे ना पुराने इसमें बहुत ही कर्सिव तरीके से, बहुत ही प्रिसाइसनेस, बहुत ही एक कैलीग्राफिक वे में लिखा गया हुआ करता था। तो उस लेटरिंग स्टाइल से, लेटर लिखने के तरीके से भी समझ में आता है, जिसे इस फॉन्ट से हमें पता चलता है कि हाँ ये आज की कंप्यूटर वाली फॉन्ट है। पर ये जो स्टाइलिश कर्सिव कैलीग्राफी फॉन्ट है ये कब यूज होती थी ये एक एक्सपर्ट को पता होता है। ऑथर के लिखने के तरीके से पता चलता है क्योंकि आज ये लैंग्वेज लिखी गई है। इवन मैं कह सकती हूँ जब मैं आज से 7-8 साल पहले 10th में पढ़ती थी तो भी इस तरीके का स्टाइल लिखने का नहीं हुआ करता था। काफी अलग तरीके से सेंटेंसेस लिखे जाते थे, काफी सिंपल या हो सकता है काफी कॉम्प्लेक्स लिखे गए। तो उस पर डिपेंड करता है कि ऑथर के लिखने का तरीका क्या है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग कोई ना कोई डेट होती है, वैसे ही डॉक्यूमेंट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और एक एक्सपर्ट समझ सकता है। अब किसी किताब पे लिख के इतने 100 साल पुराने 200 साल या 1000 साल पुराने डॉक्यूमेंट पे तो नहीं लिखा होगा कि बेटा इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है। ये तो किसी एक्सपर्ट को समझ में आएगा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डॉक्यूमेंट की क्या है। टाइप ऑफ पेपर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे अब देखो जैसे जैसे आजकल लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली हो रहे हैं तो लोग प्लास्टिक से पेपर पे मूव करते हैं, वैसे ही पेपर में भी इवोल्यूशन हुआ था। पहले लोग लीव्स का इस्तेमाल करते थे, अब लोग अलग तरीके के पेपर का यूज करते हैं। पहले पेपर बहुत मोटा होता था, आजकल पेपर्स बहुत पतले हो गए हैं। तो उससे पता चलता है कि ये सच में नया है या पुराना डॉक्यूमेंट है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट है या ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि अगर देखो ब्रिटिश टाइम के हमें
किसी पीरियड पे स्टडी कर रहा है कोई, तो उसको जानना है कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है ना या नहीं गवर्नमेंट का, तो वो ये देखता है कि इस पे जो स्टैंप लगा है वो सच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक स्टैंप है या नहीं। उससे उससे पता चलेगा। और ऐसी बहुत सारी एक्सेट्रा, वैसे और बहुत सारी चीजें जिससे एक एक्सपर्ट डिटरमाइन करता है डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को। Such a document is further scrutinized. इसके आगे भी इस डॉक्यूमेंट को और स्क्रूटनाइज किया जाता है और इसका सर्विलेंस होता है एक हिस्टोरियन से। यहाँ पे एक्सपर्ट और हिस्टोरियन अलग क्यों है? एक एक्सपर्ट होता है जो एक डॉक्यूमेंट को एक एंटीक, जैसे आप देखोगे एंटीक पीसेस हर किसी को समझ में नहीं आते कि ये एंटीक है कि नकली पीस है, वैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में भी होता है कि एक एक्सपर्ट होता है जिसे समझ में आता है कि ये डॉक्यूमेंट असली है या किसी ने नकली बनाया है। जैसे सिक्कों का होता है, जैसे मेटल के लिए होता है, हमें नहीं समझ में आता कि ये तांबा है कि सोना है, वैसे ही हर डॉक्यूमेंट्स के मामले में भी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के मामले में भी एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर यहाँ पे हिस्टोरियन होता है, वो भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से समझने की कोशिश करता है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? अब समझो एक एक्सपर्ट ने तो बता दिया कि हाँ ये, हाँ बच्चा, ये पेपर 200 साल पहले यूज होता था, ये स्टैम्प भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, उसने कह दिया कि है ये ऑथेंटिक। अब हिस्टोरियन क्या करेगा कि उस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है ना, उसको पढ़ के ये देखेगा कि उसी पीरियड में, जिस पीरियड का ये डॉक्यूमेंट क्लेम करता है कि ये डॉक्यूमेंट है, उस पीरियड में जो हुआ था, क्या वो चीजें मैच करती है इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट से। यानी कि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस क्या, और कुछ जो आसपास हो रहा था वो कहीं और जो लिखा हुआ है उससे मैच करके, जो इस किताब में लिखा है क्या वो उस चीज से भी, उस दूसरे किताब से भी मैच करता है। अब जैसे एन फ्रैंक की डायरी है, उसकी कंडीशंस, उसका रिकॉर्ड है, उसकी वो पर्सनल डायरी है जिसमें वो, उसने क्या कहते थे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में लिखा था। तो कह सकते हैं वो ऑथेंटिक था, क्योंकि दूसरे और डॉक्यूमेंट्स भी कंसंट्रेशन कैंप्स की बात करते हैं। जिस वक्त एन फ्रैंक कंसंट्रेशन कैंप्स की बात करती थी, तो वो एक हिस्टोरियन का तरीका था उसको स्क्रूटिनाइज करने का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, पर अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट पड़ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। Methods of various disciplines are useful in historical research. अब एक मेथड हमने देखा कि साइंस लैब में हम जाके हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के जरिए हम हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। फिर हमने देखा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या है? बहुत सारे डिसिप्लिन जैसे आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग, ये मैंने आपको बताया, न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन्स को स्टडी करना, जीनियोलॉजी, किसी इंसान की पूरी लीनेज को स्टडी करना, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जो समझ सके, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आर्कियोलॉजी, साइंस ऑफ स्टडिंग द एंशियंट ऑब्जेक्ट्स, जो हमें प्राचीन काल के चीजें, एंटिक्स मिलते हैं, वो स्टडी करके पुरानी वस्तुओं को स्टडी करना, उसको कहते हैं आर्काइवल साइंसेस। का मतलब होता है आर्काइव्स, यानी कि पुराने डॉक्यूमेंट्स का संग्रह। जिससे आपने, आई डोंट नो आपने सुना होगा या नहीं, नेशनल आर्काइव्स या इंटरनेट आर्काइव्स एक वेबसाइट है जिसपे आप जाएंगे तो आपको वो वहां पे डिजिटल कॉपी मिलेगी पुराने डॉक्यूमेंट्स की, तो उसको आर्काइवल साइंसेस भी इसमें काम आता है हिस्ट्री राइटिंग में या हिस्टोरियोग्राफी में। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अब तक हमने क्या पढ़ा कि हिस्टोरिकल रिसर्च का मेथड क्या होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड या आर्कियोलॉजी बेस्ड, या जैसे हमने ऊपर देखा मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, इन सब पे ये सब मेथड्स होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के। फिर हिस्टोरिकल सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये भी मैंने समझाया। राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव, नैरेटिव किस चीज पे डिपेंड करता है कि जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर पीरियड पे लिखा
उस पीरियड की पर्टिकुलरली सोशल लाइफ पे लिखा तो वो मेरा नैरेटिव है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। ये आपका टाइटल है, हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी यही होता है, क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव्स लिखना, यानी कि इतिहास को लिखना, जैसा कि मैंने पहले कहा, राइटिंग हिस्ट्री। A scholar who writes such a narrative is historian. The historian cannot include every past event. हर एक past event cover नहीं करता है एक historian. वो the inclusion and interpretation of historical events by historians depend on the conceptual framework adopted by him. क्या मतलब है इसका? क्या चीजें इंक्लूड करेगा और क्या डॉक्यूमेंट्स को वो इंटरप्रेट करके लिखेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कैसा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि मैं एक हिस्टोरियन हूँ, मुझे एक हिस्टोरिकल रिसर्च करनी है, लेट्स से गुप्ता पीरियड पे। लेकिन मुझे, आपको पता है कि गुप्ता पीरियड में बहुत सारे राजा थे। कुमार गुप्ता था, स्कंद गुप्ता थे, समुद्र गुप्ता थे, विक्रमादित्य था। तो मुझे सब पे नहीं स्टडी करनी, मैंने डिसाइड किया मुझे सिर्फ समुद्र गुप्ता के पीरियड पे स्टडी करना है। फिर उस पीरियड में भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये जानना है कि समुद्र गुप्ता के पीरियड में सोशल लाइफ, लाइफ ऑफ मैन इन सोसाइटी, वो कैसी थी। अगर वो जानना है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है गुप्ता पीरियड के अंदर, पूरा गुप्ता पीरियड है, उसके अंदर ये मेरा, सॉरी फॉर द मिस, ये मेरा कॉन्सेप्ट का फ्रेमवर्क है, यानी मेरा फ्रेम है, मेरा ढांचा है जो मैंने अडॉप्ट किया। मैंने डिसाइड किया समुद्रगुप्ता का सोशल लाइफ। His style of writing is determined that by that conceptual framework. अब मैं ये कैसे लिखूंगी, ये जो डेटा जो मैं कलेक्ट करूंगी वो मैं कैसे लिखती हूँ, वो भी इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने सोशल लाइफ सिलेक्ट किया। पॉलिटिकल लाइफ सिलेक्ट करती तो वो मैं अलग तरीके से लिखती। अगर मैं कहती कि मुझे इकोनॉमिक लाइफ जाननी है तो मैं उसका राइटिंग स्टाइल अलग होता। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखते जाइए। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in ancient societies of the world. Writing historical narrative, हिस्ट्री लिखना या हिस्टोग्राफी, ये एंशियंट टाइम्स में प्रेवलेंट नहीं थी दुनिया में कहीं भी। इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियंट सोसाइटी के लोग अवेयर नहीं थे हिस्टोरिकल टाइम के, या उनमें ईगरनेस नहीं थी उसको जानने की। अब देखो, अगर आप मौर्य पीरियड में भी रहोगे ना, तो भी आपके पीछे एक हिस्टोरिकल दौर है, यानी कि हड़प्पन पीरियड है। क्योंकि पहले हड़प्पन इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक एज आती है, उसके बाद महाजनपदास में, मगधा में मॉडर्न आते हैं। तो बेसिकली हड़प्पन पीरियड जो है वो हिस्टोरिकल टाइम है मौर्यंस के लिए, मौर्यंस हिस्टोरिकल टाइम है गुप्तास के लिए, और गुप्तास हिस्टोरिकल टाइम्स है मुगल्स के लिए। इसी तरह यहाँ पे इनका कहना है कि जो एंशियंट टाइम्स में लोग थे, ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो हिस्ट्री राइटिंग प्रेवलेंट नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वो लोग ईगर ही नहीं थे इतिहास को लेके या हिस्ट्री को प्रिजर्व करने को लेके। Ancient people also felt the need of passing on the stories of life and valor of the ancestors to the next generation. वो लोग भी चाहते थे कि जो हमारे पूर्वज, हमारे पिछले राजा हैं, उनके शौर्य की जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, वो प्रिजर्व हो, आगे की जनरेशंस को पास ऑन हो, वो चाहते थे। बट स्टिल हिस्टोग्राफी प्रेवलेंट नहीं थी। Ancient communities all over the world used various means like cave paintings. देख लो ये क्या मेथड्स यूज करते थे हिस्टोरियोग्राफी के। Cave paintings, storytelling, singing songs, ballads, etc. for this purpose. इसको कहा गया है ओरल
हिस्ट्री कह सकते हो। वो लोग अकाउंट्स नहीं लिखते थे कि एक अकाउंट हम लिखें, एक डायरी मेंटेन करें या एक बुक ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करें कि आज साल 2020 बिफोर क्राइस्ट में आज हमारे राजा ने ये पॉलिसी निकाली, आज हमारे राजा ने ये जंग लड़ी। ये हमारे इन एंसेस्टर्स एंशियंट टाइम्स में नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे, केव पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं, या स्टोरी टेलिंग, कहानियां आपने सुनी होंगी बहुत सारी। फिर सॉन्ग्स में, फिर बलाड्स में एक तरीके के सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोक स्टोरीज, इन सब तरीके से वो जनरेशन टू जनरेशन ओरली या वाया केव पेंटिंग्स पास होती गई हिस्ट्री। These traditional means are looked upon as source of history in modern historiography. आज मॉडर्न टाइम्स में हिस्टोरियोग्राफी के लिए इन चीजों को सोर्स की तरह देखा जाता है। आज हम भीमबेटका की पेंटिंग्स तो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टोन एज में, एंशियंट एज में ह्यूमन लाइफ कैसी थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, केव्स में पेंटिंग बना के अपनी लाइफ को दर्शाया, अपनी लाइफ का एक पिक्चर हमें हमारे लिए छोड़ के गए। तो ये आज मॉडर्न टाइम्स में हम हिस्टोरियंस उसे एक स्टोर्स की तरह देखते हैं कि हमें आज इसीलिए पता है कि उनके लाइफ में उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। Modern historiography. Modern historiography has four main characteristics. वो क्या characteristics हैं? Its method is based on scientific principles. Scientific का मतलब, अब आप कहेंगे कि मैडम आपने तो पहले बोला साइंस लैब में लेके हम लोग मेथड, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके नहीं डिटरमाइन कर सकते हिस्ट्री, तो यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यहाँ पे मतलब है सिस्टम, pardon this again, सिस्टमैटिक। साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। आप लोगों को पता होना चाहिए, साइंस की बेसिक डेफिनेशन है सिस्टमैटिक मेथड ऑफ स्टडीइंग एनीथिंग। द मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंस का मेन प्रिंसिपल क्या है? एक सिस्टम से किसी भी चीज को स्टडी करना। तो यही हिस्ट्री का भी मेथड है, हम एक सिस्टम से पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत कैसे होती है? एक क्वेश्चन फॉर्म करके, एक रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर्म करके। अब मैंने जब कहा कि मैं गुप्ता पीरियड में समुद्रगुप्ता की सोशल लाइफ पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्ता के पीरियड में सोशल लाइफ कैसी थी। वो मेरा रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो मेरी क्वेरी है, वो मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसका जवाब जानना है। आगे, these questions are anthropocentric. Anthropocentric का क्या मतलब होता है? It means that these questions are about the deeds of members of ancient human societies. मतलब basically ancient humans. Members of ancient human societies मतलब प्राचीन काल में जो इंसानों की सोसाइटी थी, जो इंसानों की सिविलाइजेशन थी, उनके मेंबर्स जो बेसिकली इंसान ही थे, उनके डीड्स के बारे में। History does not suggest any interrelation between divine and human deeds. अब इसका क्या मतलब है? ये अचानक से एक नई बात आ जाती है सामने। इसका मतलब है कि जब मैं कहती हूँ कि मान लीजिए मुझे समुद्रगुप्ता के पॉलिटिकल करियर के बारे में जानना है, मुझे ये जानना है कि उसने किस राज्य पे हमला किया, कौन से राजाओं को हराया, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि उस ह्यूमन बीइंग ने क्या अचीवमेंट्स की पॉलिटिकली। यहाँ पे हिस्ट्री जो है डिवाइन इंटररिलेशन विथ ह्यूमन डीड्स को नहीं सजेस्ट करती। मतलब ये कि मैं ये नहीं कह सकती कि ये एक मतलब परमेश्वर ने या भगवान ने दखल दिया या भगवान ने ये किया कि समुद्रगुप्ता ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया या उस राजा को हराया। जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत के लिए कहते हैं कि श्री कृष्ण थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया था, अर्जुन को गाइड किया था, और उसके बाद हस्तिनापुर के जो किंगडम था हस्तिनापुर का, उसमें उधर युधिष्ठिर को किंग बनाया था।
तो वो एक डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं इंसानों के काम, इंसानों के डीड्स के बीच में, इंसान के कर्म में परमेश्वर का जो इंटरवेंशन है। पर यहाँ पे हम बात करते हैं जब हिस्टोरियोग्राफी की मॉडर्न टाइम्स में, तो वो ये सजेस्ट नहीं करती है, वो ये एंकरेज नहीं करती है कि हम ये कहें कि अरे आज से 100 साल पहले जो भूकंप आया था या सुनामी आई थी या जो सूखा पड़ा था, तो वो इसीलिए पड़ा था क्योंकि ईश्वर को क्रोध आया था। नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे और पीछे जाके देखेंगे उस भूकंप के या उस सूखे के, तो आपको पता चलेगा कि वो सूखा आखिर क्यों आया था। उसकी एक साइंटिफिक वजह थी कि शायद हो सकता है बारिश ना पड़ी हो, शायद बीज उतने अच्छे न निकले, या शायद किसान ने खेती की ही नहीं, या शायद किसान ही हड़ताल पे हो। कोई ना कोई रीजन हमेशा होता है जो डिवाइन नहीं होता, जिसमें ये नहीं कह सकते कि वो पर ईश्वर की दखल थी। सो वही मतलब होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक का, यानी ह्यूमन सेंटर्ड। दिस मीन्स क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ मेंबर्स, यानी ह्यूमंस ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। जिस भी पीरियड के, जिस भी पर्टिकुलर पीरियड को हम स्टडी कर रहे हैं उस पीरियड के। इट डज नॉट सजेस्ट एनी इंटररिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। इंसानों के काम के बीच में परमेश्वर के दखल को ये सजेस्ट नहीं करता। थर्ड है, आंसर्स टू these questions are supported by reliable evidence। अभी मैंने आपको बताया कि हम एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है ये समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं। फिर एक हिस्टोरियन होता है जो अपने पर्सपेक्टिव से भी उसकी रिलायबिलिटी चेक करता है। आंसर टू these questions are supported by reliable evidence। अब मैंने जैसे कहा कि मुझे सोशल लाइफ जाननी है समुद्रगुप्ता के वक्त की, और मैंने रैंडमली, किसी ने मुझे आके एक किताब दे दी कि भाई इस किताब में लिखा है कि समुद्रगुप्ता के पीरियड में सोशल लाइफ में ये औरतों के साथ ना ऐसा ऐसा हुआ करता था, या फिर जाति का ऐसा ऐसा कास्ट सिस्टम हुआ करता था। तो मैं उसकी ये दी हुई किताब ऐसे ही कैसे मान लूं? क्या वो एक रिलायबल सोर्स है? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मुझे अगर कोई चीज पता चली है अपने सवाल के जवाब में, तो मुझे ये देखना है कि वो जवाब क्या एक रिलायबल सोर्स सपोर्ट करता है, क्या एक रिलायबल सोर्स है उसे प्रूव करने के लिए। हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। ग्राफ देखा है आपने? ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे, फिर कभी स्थिर, फिर ऊपर नीचे चलता रहता है। हिस्ट्री ऐसा ही ग्राफ देती है हमें इंसानों के आज तक की जितने भी डीड्स है ना उनका। जैसे इंसान पहले एकदम स्टैग्नेंट जब बना, इवॉल्व हुआ, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व होता गया, फिर इवोल्यूशन के बाद केव्स में रहना शुरू किया, फिर नया डेवलपमेंट आया कि आग को उसने इन्वेंट किया, उसके बाद सोसाइटीज बनाई, फिर पॉलिटिक्स आई, फिर किंगशिप आई, बहुत कुछ हुआ। तो ये बेसिकली ये पूरा ना ग्राफ है इंसान की कम्युनिटी का, इंसान की हिस्ट्री का। सॉरी। It is said that the modern historiography with above characteristics has its roots in ancient Greek historical writings। आपने सुना होगा ना कि बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे एंशियंट टाइम्स में। थ्यूसिडाइड्स, सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, ये सब ग्रीक स्कॉलर्स थे। अब जो ऊपर हमने ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ना मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, जो आज हिस्टोरियोग्राफी है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स में है। मतलब कि एंशियंट ग्रीस में कुछ स्कॉलर्स थे जिन्हें ये बात जो आज मॉडर्न हिस्टोरियंस समझते हैं, या जो आज मॉडर्न हिस्टोरियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ग्रीक ग्रीक स्कॉलर्स को बहुत पहले समझ में आती थी। हिस्ट्री ओरिजिनल ये ग्रीक वर्ड है। हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन था 5th सेंचुरी बीसीई में। उसने ये पहली बार यूज किया था अपने बुक हिस्ट्रीज में।
हेरोडोटस को वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फर्स्ट हिस्टोरियन कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या इवन नहीं भी है, तो एक बहुत ही जनरल नॉलेज वाली बात है कि दुनिया का फर्स्ट हिस्टोरियन था हेरोडोटस, जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री का यूज किया था अपनी बुक जिसका नाम है द हिस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। अब मैंने आपको तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया कि हिस्ट्री ये नहीं सजेस्ट करती कि इंसानों के डीड्स में परमेश्वर का कोई दखल था, कोई डिवाइन इंटरवेंशन था। यही बात इसमें कवर की गई है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। अब डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इसीलिए क्योंकि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में आने से डेवलप होने से पहले भी यूरोपियंस का एक पर्सपेक्टिव था जो कि था डिवाइन पर्सपेक्टिव हिस्ट्री की तरफ। Till the 18th century Christ era, Europe had achieved a remarkable progress in the fields of philosophy and science. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. Again, यहाँ पे जब मैं कहती हूँ scientific methods, तो इसका मतलब है systematic. ये मत भूलिएगा कि कोई भी रिसर्च साइंटिफिक होनी चाहिए, मतलब सिस्टमैटिक होनी चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि हिस्ट्री साइंटिफिक मेथड से साइंटिफिक होनी चाहिए, तो उसका मतलब होता है सिस्टमैटिक होनी चाहिए। Now the philosophical discussions focused more and more on the objectivity in history and historiography. अब जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस थी उस वक्त, उनका फोकस होता था हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिविटी में, मतलब क्या हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। वो ज्यादा इन डेप्थ जाते ही नहीं थे कि इंसान ने ऐसा क्यों किया, फिर वैसा क्यों होता था, फिर इसके होने की क्या वजह थी। ये ज्यादा डिस्कशन बहुत ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है ना, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, ए बी या सी या डी में से कोई एक आंसर है, आपसे कोई पूछता नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करो ये आंसर क्यों है। वैसे ही हिस्ट्री में भी अप्लाई होती है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। हिस्ट्री इस वक्त बहुत ऑब्जेक्टिव थी कि बस ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ। Prior to 18th century, all European universities were interested only in philosophical discourse revolving around divine phenomena. अगेन आपको यही टर्म आता है डिवाइन फेनोमेना। इसका क्या मतलब है कि जैसे, चलिए मैं आपको शुरू से समझाती हूँ कि जब एंशियंट आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे ना कि एंशियंट टाइम में क्या लोग हिस्ट्री रिकॉर्ड किया करते थे, नहीं, जैसे आज हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं वैसे नहीं करते थे। वो लोग ऐसा क्रोनोलॉजी में अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे, वैसा ही यूरोप में भी था। यूरोप में भी मिडाइवल पीरियड तक, अंटिल 18th सेंचुरी के प्रायर तक, सारी यूनिवर्सिटीज यूरोप में, सारे स्कॉलर्स यूरोप में हिस्ट्री को एक डिवाइन फेनोमेना के अराउंड ही घुमा के पढ़ते थे। मतलब हमारा जो ये किंग है, हमारी क्वीन है, हमारे लोग हैं, उनके साथ जो हो रहा है, हमारी सोसाइटी है, उसको ब्लेस करने वाले भगवान हैं, हमारी देश को चलाने वाले परमेश्वर हैं। हमारे साथ जो बुरा होता है तो उसका मतलब कि परमेश्वर को गुस्सा आया है। यही सब के अराउंड हिस्ट्री घूमती थी, एंशियंट इंडिया में भी और मिडाइवल यूरोप में भी। However, gradually the scenario began to change. In 1737 CE, the Göttingen University was founded in Germany. इस जर्मनी ने पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री को स्थापित किया। Later, other German universities also became centers of historical studies. यानी कि यहाँ से ना एक नए पीरियड की शुरुआत हुई के, यहाँ से नहीं, मतलब एंशियंट से नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि इस पीरियड से एक नए पर्सपेक्टिव की शुरुआत हुई जो कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव था। यहाँ से लोगों ने हिस्ट्री को एक डिवाइन फेनोमेना के अराउंड घुमाने के बजाय उसे एक सिस्टम में बिठाया। सिस्टम यानी कि क्रोनोलॉजी में बिठाया कि पहले ये हुआ, इसके आउटकम में क्या हुआ था, और उसके आउटकम की वजह से फिर क्या इवेंट हुआ, जैसा मैंने आपको वर्ल्ड वार के लिए समझाया।
ये शुरुआत थी यूरोप में हिस्टोरियोग्राफी की साइंटिफिक तरीके से। इसके आगे हमारे पास हैं कुछ नोटेबल स्कॉलर्स, जैसे कि वॉल्टियर, जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे, और उसके बाद है फ्रेडरिक हेगल एंड लियोपोल्ड वॉन रांके, कार्ल मार्क्स। उसके बाद हम एनुअल स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, माइकल फौकॉल्ट, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी है। ये सब चीजें चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्विज है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, मुझे लगता है आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, Which of the following is not a characteristic of modern historiography? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? It is based on scientific principles, begins with relevant questions, focuses on the deeds of ancient human societies या humans of ancient societies, जैसे भी आप पढ़े। हाइलाइट्स क्या डिवाइन इंटरवेंशन या परमेश्वरीय दखल, ईश्वरीय दखल इंसान के इतिहास में कैसे था, ये हाईलाइट करता है। इट यूजेस रिलायबल एविडेंस, जिसपे हम ऐसा एविडेंस जिसपे हम रिलाई कर सकें, उस पे डिपेंड करता है अपने आंसर्स को ढूंढने के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तब तक मिलते, आप पढ़ते रहिए। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। आपकी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मुझे मेरे जीमेल आईडी पे जो मैंने स्क्रीन पे दिया है उस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने नोट्स के लिए आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। आप लोग मुझसे किसी भी तरीके के डाउट पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपकी क्वेरीज हमेशा वेलकम्ड है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के। थैंक यू वेरी मच। दिस इज सिमरन signing off. Until next time.